हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 6B पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। करा त्रिभुज ABC में रेखा DE आधार BC के समांतर है। त्रिभुज ABC में यह जो आपकी DE रेखा है यह BC के समांतर है और कह रहा है AD और AB का अनुपात, AD और AB का अनुपात 1:3 है। यदि AC 4 है, AC जो दिया है 4 है, तो हमें AE ज्ञात करना है। चलिए पहले लिखेंगे, किस तरह से इसको समझ लीजिए। पहले लिखा जाता है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया है कि त्रिभुज ABC में, शॉर्ट में इसको लिख देना संक्षेप में, DE समांतर BC दिया है। और क्या दिया हुआ है कि AD और AB का अनुपात दिया है 1:3 और AC बराबर 4 दिया है। फिर लिखेंगे तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, तो हमें AE का मान ज्ञात करना है। AE क्या होगा यही हमें बताना है। चलिए अब इसका यहाँ पे हल देखते हैं। ध्यान रखना, इसी तरह से लिखेंगे और बगल में इसका चित्र बना लेंगे दाहिनी तरफ, इसी तरह से चित्र भी बनाएंगे। चलिए अब देखिए, हमारे पास पहले दिया हुआ है कि DE समांतर है BC के। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था थेल्स प्रमेय, वहां मैंने बताया था कि त्रिभुज के दो भुजाओं के किन्हीं बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा अगर तीसरे भुजा के समांतर हो तो अन्य दो भुजाएं क्या होती है, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। थेल्स प्रमेय से देखे थे ना हम लोग, प्रूफ भी करके देखे थे पिछले वीडियो में। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं AD/AB। हम लोग इधर जो अनुपात लेंगे, यहाँ जो अनुपात लेंगे वो जरूरत के अनुसार जो दिया है उसी के अनुसार लेके चलेंगे। तो AD/AB, तो इधर ले लेंगे क्या, AE बटा में AC। चलिए ये कैसे हुआ, यहां लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। ठीक है, चलिए इन दोनों का अनुपात दिया है 1:3 यानी 1/3 हो जाएगा। AE हमें ज्ञात करना है और AC आपका 4 दिया, जाकर उधर गुना करेगा तो यहाँ से AE बराबर में क्या हो जाएगा, 4/3। समझ गए। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, चित्र में AD जो है ना एंगल BAC का समद्विभाजक है। देख लीजिए, एंगल BAC की समद्विभाजक है। AB बराबर 6 सेंटीमीटर, AC बराबर में 5 सेंटीमीटर, BD दिया है आपका 3 सेंटीमीटर। हमें यह DC का मान ज्ञात करना है। चलिए पहले क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है इसको लिख लेते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में AD एंगल BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। अच्छा आगे क्या दिया है कि AB बराबर में है 6 सेंटीमीटर, AC बराबर में है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और BD बराबर में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। यहां लिखेंगे तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमें DC का मान ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर AD जो है ना एंगल BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक दिया हुआ है। ठीक है, समद्विभाजक है। अच्छा तो मैंने पिछले वीडियो में आपको एक और प्रमेय बताया था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है ना, कोण समद्विभाजक प्रमेय। वहां पे मैंने बताया था कि किसी त्रिभुज के एक कोण को समद्विभाजित करने वाली जो रेखा होती है वो क्या करती है, जहां कोण जो समद्विभाजित होगा उन दोनों भुजाओं का अनुपात और उसके सामने वाले भुजा का अनुपात बराबर हो जाता है। मैंने बता रखा था ना आपको, पिछले वीडियो में एक प्रमेय बताया था। तो वहां से क्या हो जाएगा, AB/AC बराबर BD में DC। AB/AC BD/इस DC के बराबर हो जाएगा। ये कैसे होगा, तो मैंने बताया था कोण समद्विभाजन प्रमेय। इसको थेल्स प्रमेय के आधार पर ही मैंने साबित करके आपको दिखाया था पिछले वीडियो में। चलिए तो यहां पर आपका AB है 6 सेंटीमीटर, AC है 5 सेंटीमीटर, BD है 3 सेंटीमीटर और हमें DC ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से 6DC, ये जाके इधर गुना कर जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर यहां हट जाएगा, 6DC ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये जाएगा भाग में, तो DC बराबर 15/6 सेंटीमीटर। काट सकते हैं, 3 से काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो DC बराबर 2.5 सेंटीमीटर यहां से आ जाएगा। समझ गए।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ क्यू आर के समांतर है। हमें चेक करना है। तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेता हूं, इसका यहाँ नाम दे देता हूं, ठीक है। पी क्यू आर नाम देना है जी, पी क्यू आर। अब देखिए पी क्यू पे कौन स्थित है, पी क्यू पे आपका ई है, और पी आर पे कौन स्थित है, पी आर पर आपका एफ स्थित है। हमें चेक करना है इसमें कि ये जो ई एफ हो रहा है, यह रेखा इस क्यू आर के समांतर है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला कंडीशन लेते हैं। यहाँ पे देखो पीई दिया हुआ है और ई क्यू दिया है, पीएफ दिया है और एफ आर दिया है। तो अनुपात चेक कर लेते हैं। अगर अनुपात बराबर हो जाएगा, पीई बटा में ई क्यू, ठीक है, तो 3.9 बटा में 3, ऊपर भी सेंटीमीटर और नीचे भी सेंटीमीटर, काटेंगे 1.3 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा अनुपात लेते हैं, पीएफ बटा में एफ आर, तो 3.6 और बटा में 2.4, दोनों ऊपर नीचे सेंटीमीटर में ही है। चलिए काटेंगे, तो काट सकते हैं इसको 2 बार में और इसको 3 बार में। 1.2 से 2 बार में, ये 3 बार में, यानी कि यहां से डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आ जाएगा। सेंटीमीटर यहां नहीं रहेगा। ठीक है, अनुपात निकाल रहे हैं यहां पर। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों जो है बराबर है, नहीं है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पीई बटा में ई क्यू बराबर नहीं है पी एफ बटा में एफ आर के। इसलिए कह सकते हैं कि ई एफ समांतर नहीं होगा क्यू आर के। समझ गए ना, समांतर नहीं होगा। चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। तो जो मान दिया होगा ना, उसी के अनुसार हमें अनुपात लेना होगा। देखो पी ई और क्यू ई दिया है, इधर पी एफ और आर एफ दिया है, तो ठीक तो दिया ही है। पीई बटा क्यू ई 4/4.5, चाहो तो पॉइंट हटा सकते हो, ऊपर सेंटीमीटर नीचे भी सेंटीमीटर लगा दो। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर जाके 40 हो जाएगा और नीचे है आपका 45 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हटा सकते हैं, कट जाएगा। तो देखो अगर मैं 5 से काटूं तो 5/40, 5×9 45, 8/9 आ जाएगा। अच्छा अब मैं पी एफ और आर पी का अनुपात, आर एफ का अनुपात देखो, तो ये 8 सेंटीमीटर बटा में 9 सेंटीमीटर, 8/9, तो दोनों का अनुपात समान आ गया ना। पी बटा क्यू ई बराबर में पी एफ बटा में आर एफ, तो यहां से लिख सकते हैं, इसलिए ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। कैसे होगा, अगर ये हुआ तो कैसे हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय के प्रतिलोम से या विलोम से। ठीक है, याद है ना थेल्स प्रमेय के विलोम जो मैंने सिद्ध करा था, उसमें बताया था कि भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो ये इसके समांतर हो जाएगा, है ना। चलिए तीसरा इसका देख लेते हैं। यहां पी क्यू और पी आर दिया है, पी क्यू, पी आर, पीई और पी एफ दिया है, तो उसी के अनुसार अनुपात लेंगे। पी दिया है और पूरा पी क्यू दिया है, तो उसी के अनुसार लेते हैं हम लोग, पी बटा में पी क्यू, ऐसे ले सकते हैं। तो ये है पी आपका 0.18 और पी क्यू जो है आपका पी क्यू वह 1.28 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये आपका सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटा, दोनों जगह से पॉइंट हट जाएगा, 18 बटा में 128। ठीक है, यहां पे काटते हैं 2 से 9 बार में, और यहां 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 64, यही ना होगा। अब नहीं कटेगा, 9 बटा में 64। अच्छा दूसरा लेते हैं उधर, पी एफ बटा में पी आर। ठीक है, तो पी एफ है आपका 0.36 सेंटीमीटर और पी आर है आपका 2.56 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर हट जाएगा, अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 अंक छोड़ के यहाँ भी है, तो आपका आ जाएगा 36 बटा में 256। 4 से काट देते हैं 9 बार में, 4 से काटेंगे तो 64 बार में, तो 9/64
64 हो जाएगा। तो दोनों सेम आ गया ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि पी बटा में पी क्यू बराबर है पी एफ बटा में पी आर के। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है दी हुई आकृति में एल एम सी बी के समांतर है, एल एम सी बी के समांतर है और एल एन जो है सी डी के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी के। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। दिया है एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? ए एम बटा ए बी बराबर है ए एन बटा ए डी के। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। इसके पहले हल लिखते थे क्योंकि वहां मान निकालना होता था, यहाँ पे साबित करना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे प्रमाण लिखेंगे। और जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसी को लिखेंगे एक एक करके। एल एम बहुत ही सिंपल है, समांतर है सी बी के, यह दिया हुआ है। अच्छा, यह देने का मकसद क्या है? तो यह देने का मकसद यहाँ पे यही है कि थेल्स प्रमेय से हमें भुजाओं का अनुपात बराबर ले लेना होगा। तो यहाँ देखो एल एम समांतर है सी बी के, तो यहाँ लिख सकते हैं ए एम बटा ए बी, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है, इसको भी देख के चला है ना। तो ए एम बटा ए बी, अब ये नहीं कि ए एम बटा ये आपका एम बी लिख देना, क्यों? क्योंकि यह जो साबित करना उसी के अनुसार चलना है। ए एम बटा ए बी, जो अनुपात लिया है वही अनुपात यहाँ भी लेंगे। ए एम बटा ए बी किसके बराबर हो जाएगा? ए एल बटा ए सी के, ए एल बटा ए सी। ये कैसे हुआ? थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हो गया। समझ रहे ना कैसे हुआ थेल्स प्रमेय से? यहाँ देख रहे हैं यह इसके समांतर है, तो इतना बटा इतना और इतना बटा इतना बराबर हो जाएगा। ये पहला समीकरण ले लेते हैं। अब जो दूसरा हम लोग समांतर दिया उसको लिखते हैं। एल एन समांतर दिया है आपके सी डी के, यह दिया हुआ है एल एन समांतर है सी डी के। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं एन बटा ए डी इक्वल टू में ए एल बटा में ए सी। ये भी आपका क्या हो जाएगा? समीकरण 2 लिख देते हैं थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। अब दोनों समीकरणों से देखिए, 1 और 2 से, यहाँ एल बटा ए सी, यहाँ भी एल बटा ए सी है, ये दोनों इसी के बराबर, तो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ए एम बटा ए बी बराबर में ए एन बटा में ए डी, ये यहां से प्रमाणित हो गया। तो हमें यही साबित करके दिखाना था। चलते अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है चित्र में ए डी जो है ना एंगल बी ए सी का समद्विभाजक, तो हमें एक्स का मान ज्ञात करना था। हमारे पास क्या दिया है कि ए डी जो है एंगल बी ए सी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो जब ये समद्विभाजक है तो यहां से लिख सकता है ना कि ए बी बटा ए सी बराबर में बी डी बटा में डी सी। ये कैसे होगा? तो आप हम लोग देखे थे ना कोण, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, प्रूफ कराया था, कोण समद्विभाजक प्रमेय से, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से मैंने बता रखा था। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? ए बी का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, ए सी का वैल्यू है 3.8 सेंटीमीटर, बी डी का वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर और डी सी हमारा एक्स है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटा देते हैं, यहां से इसको एक बार में और इसको काट देते हैं 1.9 बार में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1.9 इंटू हो जाएगा 1.5 से, तो यहां से ये आ जाएगा 2.85 सेंटीमीटर। एक्स का वैल्यू निकल गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है दी हुई आकृति में डी ई जो है ना, डी ई समांतर है ए सी के, डी एफ है ना जो समांतर है ए ई के। तो हमें सिद्ध करना है कि बी एफ बटा एफ ई, देख लीजिए बी एफ बटा एफ ई
बराबर होगा बीई बटा ईसी के। तो ये हमें साबित करके दिखाना है। चलिए देखते हैं हमारे पास पहले कि क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। तो पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, दिया है, चित्र में दिया हुआ है कि डीई समांतर है एसी के, और दूसरा दिया है कि डीएफ समांतर है एई के। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि बीएफ बटा में एफ ई बराबर होगा बीई बटा में ई सी के। चलिए देखते हैं इसका प्रमाण। पहला जो समांतर दिया उसको लिख लेते हैं, डीई समांतर ए सी, यह दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा देखो डीई समांतर ए सी है, तो हम लोग थेल्स प्रमेय के प्रयोग द्वारा यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपका यहाँ से बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए बराबर हो जाएगा बीई बटा में ई सी के। देख लीजिए, बी डी बटा डी ए बीई बटा में ई सी हो जाएगा। ये आपका डी समांतर है ना आपके ए सी के, इसलिए कैसे हुआ, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से पहला समीकरण। उसी तरह जो दूसरा समांतर दिया उसको लिखते हैं, डीएफ समांतर ए ई दिया हुआ है। ठीक है, देखिए डीएफ समांतर ए ई है, यह इसके समांतर। तो इस त्रिभुज में देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए बी एफ बटा एफ ई के बराबर हो जाएगा, बी एफ बटा में एफ ई हो जाएगा। ये समीकरण 2, ये भी आपका थेल्स प्रमेय से। तो बस हो गया हमारा काम। तो देख रहे हो कितना सिंपल है, जो दिया हुआ है ना उसी से हम लोग को लेके चलना है। तो यहाँ देखो, यहाँ देखो ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी इक्वल नहीं हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से क्या हो जाएगा आपका, यह बी एफ बटा एफ ई बराबर हो जाएगा किसके, बी बटा ई सी के। ये प्रमाणित हो गया, समझ गए। चलिए चलते अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दी हुई आकृति में डीई समांतर है ओ क्यू के, डीई ओ क्यू के समांतर है, डीएफ समांतर है ओ आर के। तो हमें दिखाना है कि यह ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। चलिए देखते हैं, दिया है, क्या दिया हुआ चित्र में कि डीई समांतर है ओ क्यू के और डीएफ समांतर है ओ आर के। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करके हमें दिखाना है, यहाँ पर ये ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। चलिए अब हम लोग इसका प्रमाण देखते हैं। तो जो दिया हुआ है ना उसी के अनुसार चलना होगा। यहाँ डी समांतर ओ क्यू दिया है ना जी, डी ओ क्यू के समांतर दिया हुआ है, तो इसी के अनुसार हम लोग चलेंगे थेल्स प्रमेय से। डीई समांतर ओ क्यू दिया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि पीई बटा में ई क्यू बराबर पी डी बटा में डी ओ, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार दूसरा जो दिया है डीएफ समांतर में ओ आर, ये दिया हुआ है, तो इसके अनुसार हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ये डीएफ समांतर ओ आर दिया है, तो इसके अनुसार लिख सकते हैं पीएफ बटा में एफ आर इक्वल टू पी डी बटा में डी ओ। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा, ये भी आपका थेल्स प्रमेय से। तो हम लोग यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। यहाँ पे देखो पी डी बटा में डी ओ यहाँ भी है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, पीई बटा में ई क्यू बराबर हो जाएगा पीएफ बटा में एफ आर। देख लो पीई बटा में ई क्यू पीएफ बटा में एफ आर के बराबर होगा, इसलिए ये ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं हो जाएगा, ई एफ समांतर हो जाएगा क्यू आर के। कैसे हुआ, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से। मैंने बता रखा है, ये भी सिद्ध करके आपको दिखाया था।
ठीक है, ये आपका समांतर हो गया, ये प्रमाणित करके हमने दिखा दिया। समझ गए? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी, देख लेते हैं हम लोग, फिगर भी साथ में बनाते चलते हैं, बेहतर रहेगा। तो मैं यहाँ बगल में चित्र भी बनाते चलता हूँ, तभी आपको समझ में भी आएगा। तो पहले मैं एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ जो हमारे पास क्वेश्चन में कह रहा है। ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया, इसका नाम ए बी सी डी देना है हमें, ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या कह रहा है? का विकर्ण बी डी, तो विकर्ण बी डी आपका यही ना होगा। बी डी क्या हो रहा है आगे? तो रेखा ए जो है, बी डी को, रेखा ए को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। अच्छा, क्या कर रहा है? विकर्ण बी डी रेखा ए को एफ पर प्रतिच्छेद करता है। यह बी डी जो है ए को, ए कहाँ गया होगा? ए से इधर ई कहीं गया होगा, कहाँ गया है? तो कहाँ कह रहा है कि जहां बिंदु ई भुजा बीसी पर स्थित है। अच्छा, बीसी पर कौन है? ई है, तो आपका ए यहां से चला जाएगा। तो विकर्ण बी डी जो है ए को कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है? एफ पर, ये बिंदु एफ है। ठीक है। अच्छा, हमें सिद्ध करना है इस चीज को, तो चलिए पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। अच्छा, कह रहा है कि विकर्ण बी डी ए को एफ पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, जहां ई जो है भुजा बीसी पर स्थित है, बीसी पर स्थित है। चलिए, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है डीएफ इंटू में ई एफ, एफ बी इंटू में एफ ए, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो देखो, इसको हम लोग दो तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। एक तो समरूपता के आधार पर, लेकिन अभी हम लोग समरूपता वाला प्रमेय नहीं देखेंगे, जो अगले एक्सरसाइज के लिए देखेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर थेल्स प्रमेय से भी इसको साबित कर सकते हैं। तो हम लोग थेल्स प्रमेय ही पिछले वीडियो में देखे हैं, तो थेल्स प्रमेय पे ही साबित करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करनी होगी? थेल्स प्रमेय से साबित करने के लिए एक रचना करनी होगी। रचना में क्या करेंगे कि मैं यहाँ बिंदु एफ जो प्रतिच्छेद बिंदु है दोनों ए ई और बी डी का, वहां से मैं एक रेखा इस तरह से खींच दूंगा ए बी पर, है ना। इसका नाम यहाँ पे देता हूं ओ, और इसको मैं डॉटेड कर दूंगा क्योंकि ये हमारी रचना है। ठीक है, रचना में हम लोग क्या करेंगे कि रचना में यह ओ एफ समांतर ए डी कर देंगे, ए डी कर दो, या फिर आपका बी सी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये हमने खींचा है। ठीक है, जहां ओ ए बी पर स्थित है। ठीक है, ओ जो है ए बी पर स्थित है। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक है, हम लोग चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। तो ये जो आपका ओ एफ जो है समांतर है ना एडी के, ओ एफ समांतर है एडी के रचना से। अच्छा, जब ये इसके समांतर है तो उसी के अनुसार मैं यहाँ पे भुजाओं का अनुपात बराबर दिखा दूंगा थेल्स प्रमेय से। तो यहां पर मैं ले लेता हूं, ठीक है, इसमें ये और ये भुजा लेता हूं। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? एफ बी, ये वाला भुजा, बटा में डी एफ, ठीक है, बटा में आपका यह डी एफ बराबर ये वाला हो जाएगा आपका बी ओ बटा में ओ ए, बी ओ बटा में ओ ए हो जाएगा। कैसे? थेल्स प्रमेय से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पहला समीकरण ले लेते हैं। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी ई में, ध्यान से देखिए ए बी ई में, इसमें देखिए हम लोग यहां पे ओ एफ
समांतर ले सकते हैं बीई के। कैसे ले सकते हैं? क्योंकि चूंकि हमारा एडी समांतर है बीसी के, यह एडी बीसी के समांतर होगा ना, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, तो यह इसके समांतर, तो यह वाला भी तो समांतर होगा ना इस पूरे के। तो जब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर, तो ये दोनों आपस में समांतर। तो यहाँ अब थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ थेल्स प्रमेय से अब हो जाएगा, हम लोग इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं ना इसमें, तो आपका क्या ले सकते हैं? तो यहां पर हम लोग लेते हैं ये वाला एफ ए बटा में ई एफ बटा में ई एफ बराबर ये वाला क्या हो जाएगा? ओ ए बटा में बी ओ हो जाएगा। ये समीकरण 2, या इसे समीकरण 2 ना मानकर हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं थेल्स प्रमेय से। हम लोग क्या कर देते हैं, पहले इसको पलट लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो क्या है आपका बीओ बटा ओ ए है, यहाँ पे उल्टा है उसका, तो इसे पहले पलट लेते हैं और फिर हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ई एफ बटा में एफ ए बराबर बीओ बटा में ओ ए। अब इसे समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, दोनों समीकरणों से, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं हो जाएंगे आपके? तो चलिए यहाँ लिख देते हैं। यहाँ अब हम लिख देंगे, क्या आ जाएगा? एफ बी बटा में डी एफ बराबर में ई एफ बटा में एफ ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा डी एफ इंटू में ई एफ, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका एफ बी इंटू में एफ ए। यही ना हमें प्रमाणित करके दिखाना था, हमने साबित करके यहाँ दिखा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। चलिए तो इसको पहले समझ लेते हैं। हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज एक नाम दे देते हैं इसका ए बी सी। आपके प्रमेय यहाँ क्या कर रहा है कि थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु से, अच्छा मैं मान लेता हूं कि ए बी का यहाँ पे मध्य बिंदु हमारे पास ई दिया हुआ है, ठीक है, या डी दिया हुआ है, जो भी मानना है हम ई मान लेते हैं कि ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो इस मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा, अच्छा मैं मान लेता हूं कि इस मध्य बिंदु ई से यहाँ पर ई एफ समांतर खींचा गया है बीसी के। तो हमें सिद्ध करना है कि यह एफ जो है एसी का मध्य बिंदु होगा। देख रहे हैं ना, यहाँ का खींची गई रेखा तीसरे भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी कि यह ई एफ एसी को समद्विभाजित करने का मतलब ये नहीं हुआ कि एफ एसी का मध्य बिंदु है। समझ गए ना? चलिए तो हम लोग पहले लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी में ई ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है आपके क्वेश्चन में कह रहा है, और यह भी दिया है कि ये इसके समांतर है ना, ये ईएफ जो है इस मध्य बिंदु से खींची गई रेखा ये अन्य भुजा यानी कि इस बीसी के समांतर है, ठीक है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो हमें यहां सिद्ध करके दिखाना है कि यह ईएफ जो है ना एसी को समद्विभाजित करता है। देख रहा है ना, समांतर खींची गई रेखा तीसरे भुजा को समद्विभाजित करता है, यानी ईएफ, ठीक है, एसी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं या में कि एफ जो है एसी का मध्य बिंदु है, ये भी हम लोग साबित कर सकते हैं, एक ही बात होगी, ठीक है। चलिए अब इसका यहां प्रमाण देखते हैं। हमारे पास क्या रहा है कि ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, ई जो है ए बी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ये ए ई जो होगा ई बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। मध्य बिंदु तो होगा ना जी, ये ई ए बी का मध्य बिंदु, तो ए ई बी के बराबर हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ए ई बटा में ई बी बराबर 1, ठीक है। इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूं, ए ई बटा में ई बी बराबर 1। अब देखिए चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि ये ई एफ समांतर है बीसी के, ये दिया हुआ है,
तो हम लोग यहाँ थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं ए बटा में ई बी बराबर में एफ बटा में एफ सी। ए बटा में ई बी बराबर में एफ बटा में एफ सी। कैसे हो जाएगा? थेल्स प्रमेय से। अब देखिए यह समीकरण 1 में देख रहे हैं ए बटा ई बी 1 है, तो इसका वैल्यू में हम 1 रख देते हैं, तो 1 बराबर में आ जाएगा ए एफ बटा में एफ सी। समीकरण 1 से ऐसा हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर, तो क्या आ जाएगा? यहाँ एफ सी बराबर हो जाएगा ए एफ। देखो यहां पर यह एफ सी ए एफ के बराबर हो गया, यह इसके बराबर हो गया, यानी कि एफ ए सी का मध्य बिंदु है, इसलिए एफ ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, हमने साबित करके दिखा दिया। या हम ये भी लिख सकते हैं कि ई एफ ए सी को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो ये हमने साबित करके दिखा दिया। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे समय नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।